नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप जानते हैं, देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले महीने, उनमें सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पे लगी हुई हैं। यही राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस जहाँ लगातार चौथी बार जीतकर सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है, वहीं भाजपा ने इस बार तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव से पहले ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच जारी टकराव और ईडी के छापों के कारण राज्य सरकार, केंद्र और भाजपा के बीच तकरार तेज हुई है लगातार। और एसआईआर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक अधिकारी एसआईआर की कवायद को पूरा करने में जुटे हैं, लेकिन अब भी काफ़ी काम बाकी है। 28 फरवरी को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उसमें 6.44 करोड़ वोटरों के नाम थे और करीब 60 लाख लोगों के नाम तार्किक विसंगति वाली श्रेणी में रखे गए थे, यानी किसी के नाम की स्पेलिंग गलत थी तो किसी के माता या पिता से उम्र का अंतर बहुत कम था या बहुत ज़्यादा था। ऐसे तमाम मामले थे जिनके कारण 60 लाख लोगों के नाम अब भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। ममता बनर्जी लगातार केंद्र और चुनाव आयोग के साथ ही भाजपा पर हमले कर रही हैं, लगातार तेज हो रहे हैं उनके हमले। दूसरी ओर भाजपा ने भी उनकी पारंपरिक भवानीपुर सीट पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। आपको याद होगा, वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी थी और शुभेंदु अधिकारी ने उनको पराजित कर दिया था। हालांकि उस चुनाव और उस नतीजे पर काफ़ी विवाद रहा था, लेकिन आखिरकार ममता को हार कबूल करनी पड़ी। बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा और वहां से जीती। वैसे दक्षिण कोलकाता तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। ममता लगातार 6 बार वहां से सांसद रह चुकी हैं और अब दूसरी बार भवानीपुर सीट से मैदान में उतरी है। तो इस बार मुकाबले के दिलचस्प आसार हैं। हम नियमित रूप से पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की रिपोर्ट आपके सामने रखते रहेंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अब ममता ने ईद की छुट्टी के बाद चुनाव अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। दूसरी ओर भाजपा ने अब तक 266 सीटों के लिए ही सूची जारी की है। अब भी 38 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है, जो लगता है 2-1 दिनों में हो जाएगा। तो दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की 3 सीटें ममता बनर्जी ने अपने गोरखा सहयोगियों के लिए छोड़ी है। पार्टी ने अपनी सूची में नए और पुराने, अनुभवी और नए चेहरों के बीच तालमेल बनाए रखा है और इस बार करीब 74 विधायकों के टिकट कट गए हैं। हालांकि उसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विवाद भी हो रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस नेताओं की दलील है कि पिछले 5 साल के कामकाज के आधार पर ही टिकटों का फैसला किया गया है। पार्टी ने अल्पसंख्यकों और महिलाओं को भी भागीदारी देने की कोशिश की है। 47 अल्पसंख्यकों के अलावा 52 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं और भाजपा की चुनौती से निपटने के लिए ममता ने कई पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। राज्य में पहली बार 2 चरणों में मतदान होगा। इस बार 23 और 29 अप्रैल को। वर्ष 2001 से पहले तक यहाँ हमेशा एक ही दिन मतदान होता रहा है, लेकिन उसके बाद कई चरणों में मतदान होते रहे हैं। वर्ष 2021 में तो 8 चरणों में मतदान कराए गए थे। अब दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुट गए हैं।
लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही चुनाव के ऐलान से लाखों वोटरों का भविष्य फिलहाल अनिश्चित लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्यो ज्यो यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तार्किक विसंगति वाले लोगों के नाम क्लियर हो जाएंगे, उनके मामलों का निपटारा हो जाएगा, तो पूरक सूची बनती रहेगी और नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है और दूसरे चरण के लिए 9 अप्रैल, यानी उस दिन तक पूरक मतदाता सूची बनने का काम जारी रहेगा। लेकिन ऐसे में लाखों लोग इस सवाल को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। पहले यहाँ 7.66 करोड़ वोटर थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 28 फरवरी को जो अंतिम मतदाता सूची आई थी उसमें 6.44 करोड़ के ही नाम थे। अब राजनीतिक दलों के अलावा आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो पाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद चुनाव होना बेहतर था। पार्टी पहले से ही नारा देती रही है कि नो एसआईआर नो वोट। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को मतदान के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी ओर ममता बनर्जी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एसआईआर की एक बड़ी चुनौती है, उसमें नाम कटने की चुनौती है और इसका असर खासकर उन सीटों पर पड़ने की आशंका है जहां पिछली बार हार जीत का अंतर बहुत कम रहा था। तो इसे ध्यान में रखते हुए ही ममता ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। पिछली बार महिलाओं का भारी समर्थन मिला था लक्ष्मी भंडार योजना के कारण, इस बार उसमें 500 की रकम बढ़ा दी गई है। इसके अलावा युवा साथी योजना के तहत 10वीं पास बेरोजगार युवकों को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। यह रकम 21 से 40 साल तक की उम्र के तमाम युवाओं को मिलेगी। फिलहाल इसके लिए 84 लाख आवेदन मिले हैं। पहले 1 अप्रैल से भत्ता मिलना था, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए मार्च के पहले सप्ताह से ही इसका वितरण शुरू हो गया है। ममता को उम्मीद है कि राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई तमाम योजनाएं प्रतिष्ठान विरोधी लहर से लड़ने में पार्टी का मजबूत हथियार बनेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाल विवाह पर अंकुश लगाने की कन्याश्री योजना के तहत 44 लाख किशोरियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने बीते 15 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए हर विधानसभा इलाके में एक पुस्तिका, रिपोर्ट कार्ड जिसे कह सकते हैं, वो घर घर पहुंचाने का फैसला किया है। 2021 में ममता ने खेला होबे यानी खेल होगा का नारा दिया था, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा था। इस बार भाजपा ने यहाँ चुनाव से पहले परिवर्तन चाय बीजेपी ताई यानी बदलाव के लिए इस बार बीजेपी चाहिए का नारा दिया है। लेकिन इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने नया नारा दिया है, वास्ते चाय बीजेपी बाय, यानी जीवित रहना चाहते हैं इसलिए बीजेपी को बाय बाय या विदाई। ममता बनर्जी ने इसके अलावा करीब 1800 प्रभावशाली लोग जो समाज के विभिन्न तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके नाम निजी पत्र लिखा है। उस पत्र के साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों वाला रिपोर्ट कार्ड विशेष दूतों के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंचा दिया गया है। इनमें से 200 जो खासम खास लोग हैं उनके पास मंत्री और सांसद खुद पहुंचे हैं, जबकि बाकी लोगों को संबंधित जिलों के विधायकों और नेताओं ने यह पत्र सौंपा है और यह काम लगभग पूरा हो गया है। दूसरी ओर विपक्षी भाजपा का कहना है कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार ने चुनाव से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की तमाम योजनाएं सियासी फायदे को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ 4.90 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। चुनाव बाद सत्ता में आने वाली सरकार को यह भारी भरकम बोझ उठाना पड़ेगा। भाजपा इस बार सत्ता में आने को लेकर काफ़ी
कृत संकल्प है पार्टी में। श्रमिक भट्टाचार्य ने तो सरकार के गठन के बाद उसकी प्राथमिकताएं भी गिना दी हैं यहाँ पत्रकारों से बातचीत में। और ममता इस बार जानती है कि चुनौती कड़ी है। 15 साल सत्ता में रहने के कारण प्रतिष्ठान विरोधी लहर का खतरा है। एसआईआर के कारण उनके मजबूत अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा है। इसलिए पारंपरिक मुद्दों के अलावा, जिसमें बांग्ला अस्मिता, बांग्ला उपराष्ट्रवाद, बंगालियों के कथित अपमान, भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ होने वाली मारपीट, गिरफ्तारियां, जबरन सीमा पार ढकेलना बांग्लादेशी करार देके, इन सब के अलावा उन्होंने नई जो योजनाएं शुरू की हैं उनसे उम्मीद है कि इन चुनौतियों से पार पा जाएंगी। और पार्टी ने एसआईआर के दौरान वैध वोटरों के नाम काटने की कथित साजिश को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। तो पिछली बार के ममता को, जैसा मैंने आपको बताया, 50% से ज़्यादा महिलाओं के वोट मिले थे, समर्थन मिला था, इसीलिए रिकॉर्ड सीटें जीती थी पार्टी ने। और इसमें लक्ष्मी भंडार समेत कई योजनाओं की खास भूमिका रही थी। दूसरी ओर चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद देर रात मुख्य सचिव और गृह सचिव के बाद पुलिस महानिदेशक, कोलकाता के पुलिस आयुक्त और दर्जनों वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के बाद ममता ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। हालांकि उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं होगा और पार्टी 226 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। दूसरी ओर आप जानते हैं, पिछले चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम ने हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका खाता भी नहीं खुल सका था। ये दोनों पार्टियां इस बार अकेले अपने बूते मैदान में उतरी हैं। दोनों दलों के नेताओं ने भरोसा जताया है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस से हताश वोटर इस बार उसका समर्थन करेंगे। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम कहते हैं कि लोग समझ गए हैं कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए उनसे लोगों का मोहभंग हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी मुक्त और निष्पक्ष चुनाव होने की स्थिति में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार एसआईआर के कारण सत्ता के दावेदारों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका फायदा किसे मिलेगा। दरअसल यह एक दोधारी तलवार की तरह है, तो इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकती है पार्टियां, नहीं लगा सकी हैं अब तक। इसलिए सत्ता के दोनों दावेदार यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। लगातार पश्चिम बंगाल की चुनावी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही इससे सटे पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार असम के बारे में भी आपको नियमित रूप से रिपोर्ट सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।